बल्कि मैंने अपनी सहेली से वादा किया था कि जैसे ही दोपहर ढलेगी हम दोनों हवेली के पिछले हिस्से से होते हुए बाहर बड़े बगीचे की सैर को जाएंगे। वहाँ नए फूल खिले हैं और नीलम जोशी ने कहा था कि वहाँ बहुत शांति होती है। मैं तो बस उसको देखने के लिए द्वार तक जा रही थी कि वह आई है या नहीं, लेकिन उसी समय आपकी गाड़ी आ गई। उसने आंखें बंद करते हुए आखिरकार सच उगल दिया था। सुधा ने जैसे ही अपना झूठ बताया, आशीष की आंखों में गहरी चमक उभरी। उसने सुधा के चेहरे के आसपास बिखरे साड़ी के पल्लू को थोड़ा और पीछे किया और उसके गुलाबी गालों को अपनी उंगली से छुआ, तो सुधा ने शर्म से अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। तो सुधा जी ने मुझसे झूठ बोला, और वह भी इतनी सफाई और यकीन के साथ कि मैं तो सच मान जाऊंगा। लेकिन तुम भूल गई हो कि आशीष मेहसा से कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं है। अब क्योंकि तुमने झूठ बोला है और मुझसे सच छुपाने की कोशिश की है, तो इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। उसने उसके चेहरे पर नजरें टिकाए हुए गहरे लहजे में बोला, स्वामी मुझे माफ कर दें, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। सुधा ने उसके मुंह से सजा की बात सुनते ही कांपते हुए कहा। आशीष ने उसके बाजू को नरमी से थामते हुए उसे झूले से थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी कमर के पास अपना मजबूत हाथ फैलाते हुए उसे एक झटके के साथ उसे अपने से लगा लिया। वह पलों में उसके सीने से लग गई थी। आशीष मेहता ने यह सब इतना अचानक किया था। सुधा के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। सजा तो मिलेगी सुधा, और सजा ये है कि तुम अब तैयारी कर लो। मैं तुम्हें विदा कराकर अपने कमरे में ले जाऊंगा, फिर तुम्हारे हर झूठ का अपने अंदाज में सच निकलवाऊंगा, और अब से तुम हर उस बात का जवाब दोगी जो मैं पूछूंगा। अभी की सजा ये है कि तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं तुम्हें जाने का आदेश ना दे दूं। आशीष मेहता ने आखिरी बात पर अधिकार जताते हुए और उसे देखते हुए उसके कान के पास झुककर अपनी भारी आवाज में कहा। सुधा उसकी बात सुनते ही पूरी तरह कांप उठी थी। आशीष ने अपनी उंगली से सुधा की ठोड़ी को ऊपर उठाया और उसकी कांपती हुई मखमली रंगत को देखने लगा। सुधा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, उसे लग रहा था उसके दिल की धड़कनों की आवाज आशीष मेहता को भी सुनाई दे रही होगी। स्वामी कोई देख लेगा, छोड़िए मुझे, हवेली में सब लोग मौजूद हैं। अगर बड़ी माता श्री आ गई तो मैं क्या जवाब दूंगी। सुधा ने उनके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथ रखते हुए उन्हें पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश करते हुए धीमी आवाज में कहा। आशीष मेहता ने उसके दोनों हाथों को अपने एक ही हाथ में जकड़ लिया और उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। हवेली में इस समय कोई नहीं है, और अगर कोई आ भी जाए तो मेरी मंगेतर हो सुधा। मैं अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहता हूँ, किसी चोर के साथ नहीं। और तुम इतनी डरपोक क्यों हो? मेरी तरफ देखो, क्या मैं तुम्हें इतना क्रूर लगता हूँ? वह गंभीरता से बोला, तो सुधा ने एक नज़र उनकी बोलती नजरों में देखते हुए शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। आप क्रूर नहीं हैं स्वामी, लेकिन आपका ये अंदाज मुझे डरा देता है। मैं इतनी आदी नहीं हूँ इन सब चीज़ों की। उसने कांपती हुई आवाज में मासूमियत से कहा। आशीष मेहता ने बिना सोचे समझे झुकते हुए उसके गाल पर अपने होंठ रखते हुए एक गहरा स्पर्श छोड़ा, जिस पर सुधा का पूरा शरीर शोले की तरह दहक उठा। वह उनके चुंगल से निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगी, मगर आशीष की पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत हो गई। सुधा, अब तो आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी का हर पल मेरे ही आसपास घूमेगा। तुम हवेली से बाहर जाने का सोच भी कैसे सकती हो, वह भी मेरी अनुमति के बिना? क्या तुम्हें पता नहीं है कि आशीष मेहता की दुनिया सिर्फ इस हवेली के अंदर और तुम्हारी जात तक सीमित है? वह उसके कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए बोला। स्वामी, मैं तो बस नीलम जोशी के कहने पर जा रही थी, मेरा कोई और इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दे। सुधा ने उनकी बातों के जादू में डूबते हुए कहा। आशीष ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों की हथेलियों में लेते हुए उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। माफी इससे नहीं मिलेगी सुधा, इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। वह गहरे अर्थ से उसके होठों की तरफ देखता हुआ बोला। क्या देना होगा स्वामी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सुधा ने मासूमियत से पूछा। आशीष बिना एक पल गंवाए उसके होठों पर झुक गया था। अधूरी इच्छाएं छोड़ो, तुम्हारा ये दिल, तुम्हारी ये मोहब्बत और तुम्हारा ये पूरा वजूद अब मेरा है, मुझे यही चाहिए। वो पीछे हटते हुए फुसफुसाकर बोला। सुधा लाल चेहरे के साथ अपनी सांसें सामान्य करने लगी। अभी आशीष सुधा को एक बार फिर अपने अंदाज में सजा देता कि अचानक बगीचे के रास्ते पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, और साथ ही एक दमदार आवाज वातावरण में गूंजी। भैया, वह पिताश्री आपको बैठक में बुला रहे हैं, शहर से कुछ मेहमान आए हैं।
आशीष मेहता का छोटा भाई सुधीर मेहता हाथ में कुछ कागज पकड़े बड़े लापरवाह अंदाज में पीछे के आंगन की तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने भाई और होने वाली भाभी पर पड़ी जो एक दूसरे के बहुत करीब थे, सुधीर के कदम वहीं जम गए और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट फैल गई। सुधा ने जैसे ही सुधीर की आवाज सुनी, उसके होश उड़ गए। उसने पूरी ताकत से आशीष को पीछे धकेला और आशीष ने भी स्थिति की नाजुकता को समझते हुए अपनी पकड़ ढीली कर दी। सुधा का चेहरा उस समय शर्म और हया से बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह जमीन में कहाँ धंस जाए। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और अपने सिर पर साड़ी के पल्लू को अच्छी तरह ठीक करते हुए बिना आशीष या सुधीर की तरफ देखे हवेली के अंदरूनी दरवाजे की तरफ ऐसे दौड़ी जैसे उसके पीछे कोई मुसीबत लगी हो। वह शर्माती हुई और अपने साड़ी को संभालती हुई हवेली के अंदर भाग गई। सुधीर मेहता ने सुधा को भागते हुए देखा और फिर अपने भाई आशीष मेहता की तरफ देखा, जो सुधा के जाने के रास्ते को देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। साथ ही अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए सुधीर को घूर रहा था। भैया, मेरी कसम से कोई ऐसा इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ भाभी के साथ प्रेम जता रहे हैं। वह तो पिताश्री ने भेजा था तो मैं चला आया, वरना मैं कभी आपके प्रेम में बाधा ना डालता। सुधीर ने तुरंत अपने कानों को हाथ लगाया, क्षमा मांगने वाले अंदाज में बोला। वह तो पिताश्री के साथ ही आया था। उन्होंने उसे आशीष को बुलाने भेज दिया था। जहाँ नौकरानी से पूछने पर पता चला कि वो पीछे के आंगन में है, तो सुधीर खुद ही उन्हें बुलाने चला आया। आशीष मेहता ने सुधीर की तरफ एक ठंडी और गुस्सैली नजर डाली। सुधीर, तुम अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दिया करो और अगली बार जब भी मुझे अपनी होने वाली भाभी के साथ देखो तो पहले आने की सूचना दिया करो। अगर तुम पिताश्री का आदेश न लाए होते तो इस समय मैं तुम्हारा क्या हाल करता तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। वह सपाट लहजे में बोला तो सुधीर हंस पड़ा। जी भैया, बिल्कुल। अगली बार मैं पूरा ढोल बजाकर आऊंगा ताकि आपको और भाभी को पूरा समय मिल सके। अब आप जल्दी से बैठक में चलिए, वरना पिताश्री खुद यहाँ आ जाएंगे और फिर वह आपसे पूछेंगे कि बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी। वह पूरी शरारत के साथ बोला था। आशीष मेहता ने नामे सिर हिलाते हुए सुधीर के सिर पर हल्की सी चपत लगाई और मुस्कुराते हुए बैठक की तरफ हाथ बढ़ा दिया, जबकि सुधा हवेली के अंदर अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद करके दिल पर हाथ रखे तेजी से सांसें ले रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो रहा था। सुबह का सूरज हवेली की दीवारों पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। जब सुधा अपने कमरे में खड़ी आईने के सामने अपना हुलिया ठीक कर रही थी, वह सफेद रंग की साधारण मगर खूबसूरत साड़ी पहने हुए थी और उसने अपने सिर पर गहरे नीले रंग की साड़ी के पल्लू को इस तरह ओढ़ रखा था कि उसका मासूम चेहरा और भी निखर कर सामने आ रहा था। सुधा का आज कॉलेज में एक मुख्य पेपर था, जिसके लिए उसने बड़ी मुश्किल से आशीष मेहता से अनुमति ली थी। आशीष तो पहले से कॉलेज भेजने के पक्ष में नहीं था। वह चाहता था कि उसकी होने वाली पत्नी हर समय हवेली में उसकी नज़रों के सामने रहे, लेकिन सुधा की जिद और पिताश्री की सिफारिश पर वह ना चाहते हुए भी मान गया था। सुधा ने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर आई तो सामने ही आशीष मेहता बैठक के कमरे में बैठा चाय का कप हाथ में लिए अखबार पढ़ रहा था। उसकी पारखी और तेज नजरें जैसे सुधा पर पड़ी। उसने चाय का कप मेज पर रखा और उठाकर उसके सामने आ गया। आशीष मेहता के चेहरे पर गंभीरता और रोब था। उसने सुधा को सिर से पांव तक देखा। सुधा, गाड़ी तैयार है, ड्राइवर बाहर खड़ा है, तुम सीधी कॉलेज जाओगी और पेपर खत्म होते ही तुरंत गाड़ी में बैठकर हवेली वापस आओगी। कहीं भी इधर उधर रुकने की या किसी सहेली के साथ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, उसने सपाट लहजे में कहा। सुधा ने आज्ञाकारी बनकर सिर हिलाया। जी स्वामी, जैसा आप कहें, मैं पेपर खत्म होते ही तुरंत वापस आ जाऊंगी। उसने गंभीरता से कहा। हाँ, अपना चेहरा ढक कर रखना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई और मेरी अमानत पर नजर भी डाले। उसकी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए मुस्कुराती नजरों से उसे देखते हुए बोला तो सुधा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह जल्दी से सिर झुकाए हवेली से बाहर निकल गई और गाड़ी में बैठकर कॉलेज की तरफ रवाना हो गई। कॉलेज पहुंचकर सुधा ने पूरे ध्यान से अपना पेपर दिया, लेकिन उसका दिल बार बार हवेली और आशीष मेहता की तरफ ही जा रहा था। वह जानती थी कि आशीष मेहता का गुस्सा कितना तेज है, इसलिए वह समय बर्बाद किए बिना जैसे ही पेपर खत्म हुआ अपने क्लासरूम से बाहर आई और कॉलेज के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगी। कॉलेज के द्वार से बाहर अभी छात्राओं की भीड़ थी। हर तरफ गाड़ियां और रिक्शे खड़े थे। सुधा ने साड़ी के पल्लू को अच्छी तरह अपने आसपास लपेटा और उस ड्राइवर को ढूंढने लगी जो उसे छोड़ने आया था, लेकिन भीड़ की वजह से उसे गाड़ी नजर नहीं आ रही थी।
वह अभी द्वार से चंद कदम ही दूर आई थी कि अचानक 3-4 मजनू किस्म के लड़के जो वहां मोटरसाइकिल पर खड़े थे, सुधा को देखकर आगे बढ़े। उनमें से एक लड़का जिसने गले में चैन पहन रखी थी, सुधा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। अरे वाह भाई वाह! ये सुंदर राजकुमारी आज अकेली-अकेली कहाँ जा रही है? जरा हमें भी तो सेवा का मौका दो। वह लड़का उसका रास्ता रोकते हुए बड़े बदतमीजी वाले अंदाज में बोला। सुधा ने डरकर अपनी नजरें झुकाई और किनारे से निकलने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने फिर से उसका रास्ता रोक लिया। इतनी जल्दी क्या है? नखरे तो देखो, जैसे कोई बड़ी रानी हो। नाम तो बताओ अपना, या फिर हमारे साथ मोटरसाइकिल पर बैठो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ देते हैं। वह छिछोरे अंदाज में बोला। सुधा का दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहले कभी ऐसा कुछ कहाँ देखा था। वह संभाल पाती। पीछे हटो तुम लोग, मेरा रास्ता छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा, उसने कांपते हुए लहजे में धमकी दी। वह लड़का व्यंग से हंसा। अच्छा, अगर रास्ता ना छोड़ा तो क्या कर लोगी तुम? किसको बुलाओगी यहाँ? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह घमंड से भरे लहजे में बोलता हुआ सुधा के और करीब होने की कोशिश कर रहा था कि अचानक हवा में कार के टायरों की घिसटने की आवाज गूंजी। सुधा ने चौंक कर देखा तो सामने आशीष मेहता की काली चमकती हुई बड़ी गाड़ी तेजी से आकर रुकी थी। गाड़ी के अंदर से आशीष मेहता अपने पूरे रौद्र रूप और गुस्से के साथ बाहर निकला। उसकी आंखें उस समय खून की तरह लाल हो रही थी। चेहरे के भाव इतने खौफनाक थे कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाए। आशीष ने जैसे ही उन लड़कों को सुधा का रास्ता रोकते हुए देखा, उसका बचा कुचा धीरज भी जवाब दे गया। वह लंबे लंबे कदम भरता हुआ 1 सेकंड में उनके पास पहुंचा। इससे पहले कि वे लड़के कुछ समझ पाते, आशीष मेहता ने उस चैन वाले लड़के का कॉलर अपने मजबूत हाथों में पकड़ा और उसे हवा में लहराते हुए सड़क पर पटक दिया। उस लड़के की चीख निकल गई। आशीष मेहता ने बिना एक पल गंवाए अपने ब्रांडेड जूते की पूरी ताकत उसके सीने पर जमाई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम आशीष मेहता की होने वाली पत्नी का रास्ता रोको? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? तुम उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखो। वह गुस्से से चिल्लाया। इस इलाके में आशीष मेहता को कौन नहीं जानता था। बाकी लड़के अपने साथी का ये हाल देखकर पहले ही डर गए, लेकिन फिर उन्होंने आशीष पर हमला करने की कोशिश की। आशीष जो पहले ही गुस्से की सीमा पर था, उसने एक लड़के का हाथ मरोड़कर उसे सड़क के किनारे लगी लोहे की जाली से दे मारा। दूसरे के मुंह पर ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि उसके मुंह से खून निकल आया और वहीं गिर गया। कॉलेज के बाहर खड़े लोग और पहरेदार आशीष का ये रौद्र रूप देखकर पीछे हट गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आशीष के गुस्से के सामने आ सके। आशीष ने उन पहले लड़कों को बालों से पकड़कर उठाया। अगर आज के बाद तुम लोग इस कॉलेज के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हारी लाशें तुम्हारे घर वालों को भेजूंगा। पता करो कि आशीष मेहता कौन है और फिर किसी शरीफ लड़की पर पाबंदियां कसने का सोचना। चलो भागो, इससे पहले कि मैं अपनी बंदूक निकाल लूं। अच्छी तरह उनकी पिटाई करने के बाद भी आशीष का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वे लड़के जो बुरी तरह घायल हो चुके थे, अपनी मोटरसाइकिलों को वहीं पर छोड़कर लंगड़ाते हुए जान बचाकर भागे। आशीष ने गहरा सांस लिया और अपने कपड़े ठीक किए। उसका गुस्सा अब भी उसके चेहरे से साफ दिख रहा था। वो घूमकर सुधा की तरफ बढ़ा, जो एक तरफ खड़ी डर और सदमे से कांप रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आशीष ने उसका बाजू बहुत सख्ती से थामा, उसे खींचता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और सुधा को अंदर बैठने का इशारा किया। सुधा रोती आंखों के साथ खामोशी से गाड़ी के अंदर बैठ गई। आशीष खुद घूमकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और उसने गाड़ी को इतनी तेज रफ्तार से भगाया कि सुधा का दिल गले तक पहुंच चुका था। गाड़ी के अंदर का माहौल बिल्कुल ठंडा था। आशीष स्टीयरिंग व्हील को इतनी सख्ती से जकड़े हुए था कि उसके हाथ की नसें साफ दिख रही थी। सुधा ने तिरछी नजरों से उसका चेहरा देखा तो उसे बहुत ज्यादा डर महसूस हुआ। वह जानती थी कि आशीष मेहता का यह खामोश गुस्सा किसी बड़े तूफान का संकेत है। स्वामी, मेरी बात सुनिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो बस बाहर आ रही थी। उसने अपने दिल को संभाला और कांपते हुए लहजे में आशीष को समझाने की कोशिश की। सुधा, इस समय अपनी जुबान बंद रखो। हवेली पहुंचने तक अगर तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आशीष मेहता ने गाड़ी की रफ्तार और तेज करते हुए बिना उसकी तरफ देखे बहुत ठंडे और तीखे लहजे में कहा। सुधा ने डर के मारे अपने होंठ भींच लिए और खामोश हो गई। जैसे ही गाड़ी हवेली के बड़े मुख्य द्वार के अंदर दाखिल हुई, आशीष मेहता ने ब्रेक लगाई और गाड़ी से उतरकर सुधा की तरफ का दरवाजा खोला। उसने सुधा का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला और उसे लगभग घसीटता हुआ हवेली के अंदरूनी हिस्से से होता हुआ सीधा अपने रूम में कमरे में ले गया।
कमरे में दाखिल होते ही आशीष मेहता ने दरवाजा इतनी जोर से बंद किया, सुधा डर से उछल पड़ी। आशीष मेहता ने अपना कोट उतारा और उसे बिस्तर पर पटकते हुए सुधा की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अब भी गुस्से से दहक रही थी। स्वामी, भगवान के लिए अपना गुस्सा शांत करें, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उन लड़कों को कुछ नहीं कहा, मैं तो खुद डर गई थी। आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? उसको गुस्से में देखते हुए कांपते हुए लहजे में मासूमियत से बोली। आशीष मेहता ने अपना हाथ बढ़ाते ही उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने सुधा के दोनों बाजू जकड़कर उसे बिस्तर के पास वाली दीवार से लगा दिया और खुद उसके इतना करीब हो गया कि दोनों के बीच 1 इंच का फासला भी नहीं रहा। आशीष का ये बेबाक और आक्रामक अंदाज देखकर सुधा के कानों से जैसे धुआं निकलने लगा। उसका पूरा चेहरा शर्म के अधिकता से इस कदर लाल हो गया कि उसकी त्वचा तपने लगी। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ सुधा, मैं इस बात पर जल रहा हूँ कि उन आवारा लड़कों की ये हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी अमानत की तरफ देखें। क्या तुम्हें अंदाजा भी है, जब मैंने उस लड़के को तुम्हारे सामने खड़ा देखा तो मेरे दिल पर क्या गुजरी? आशीष ने उसके चेहरे पर अपनी गर्म और तेज सांसें छोड़ते हुए बहुत ही धीमी मगर भारी आवाज में कहा, स्वामी मुझे जाना है। उनकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए सुधा ने शर्म से अपनी पलकें झुकाते हुए अपने कांपते होठों से कहा। अचानक आशीष की आंखों के सामने सड़क का दृश्य घूम गया। ओह, तो तुम्हें शर्म आ रही है मुझसे? और जब वो लड़के बाहर तमाशा बना रहे थे तब शर्म नहीं आई? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अपनी साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा ठीक से ढक कर रखना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आशीष ने सुधा की टोरी को अपनी उंगली से उठाया और उसकी मखमली और लाल हो चुकी रंगत को बड़े गहरे अंदाज में देखते हुए व्यंग से कहा। सुधा ने मासूमियत से उसकी आंखों में झांका, जहां गुस्से के साथ साथ उसके लिए असीम प्रेम और तड़प साफ नजर आ रही थी। स्वामी, मैंने साड़ी का पल्लू ओढ़ा हुआ था, लेकिन वे लड़के खुद ही बदतमीज थे। आप तो जानते हैं ना कि मैं आपके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? उसने आंखें टिमटिमाते हुए कहा। वह अपने आशीष के इस अधिकार जताने वाले अंदाज को खूब अच्छे से जानती थी। आशीष का गुस्सा सुधा के उस मासूमाना स्वीकार करने पर कुछ पिघलने लगा। उसने सुधा की कमर के पास अपना बाजू फैलाया और उसे और अधिक अपने साथ लगाते हुए उसके कान के बिल्कुल पास झुक गया। उसका एक बेबाक अंदाज सुधा के होश उड़ा रहा था। क्योंकि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ सुधा, और मैं अपनी स्त्री के मामले में बहुत ज्यादा स्वार्थी और जिद्दी हूँ। मुझे ये बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे की एक झलक भी देख ले। अब तुमने जो मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई है उसका हर्जाना तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। वह हल्की आवाज में फुसफुसाता हुआ बोला। कैसा हर्जाना स्वामी? अब आप मुझे सजा देंगे? सुधा ने उनको अपनी अदाओं से घायल करने की कोशिश करते हुए कहा। हर्जाना ये है कि अब तुम अगले 1 हफ्ते तक इस हवेली से बाहर कदम नहीं रखोगी और तुम्हारा यह कॉलेज अब हमेशा के लिए बंद। वह उसकी गर्दन पर झुकते हुए बनावटी गुस्से से बोला। नहीं स्वामी, ऐसा मत करें, मेरा आखिरी साल है, मुझे पढ़ने दें, मैं वादा करती हूँ अब कभी ऐसा नहीं होगा। सुधा ने तड़प कर कहा। आशीष मेहता ने उसकी आवाज को अपने अंदाज में बंद कर दिया था। वह बड़बड़ा कर रह गई। स्वामी मुझे जाना है, उसने पीछे हटते ही अटक कर कहा। आशीष जरा सा फासले पर हो गया, क्योंकि अब वो उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सुधा पलक झपकते ही उसके कमरे से बाहर निकल गई। जाओ सुधा, आशीष को बुलाकर लाओ, भोजन का समय हो गया है। बड़ी माता श्री ने कहा तो सुधा, जो खाने की मेज लगाने में मदद कर रही थी, धड़कते दिल के साथ आशीष के कमरे की तरफ बढ़ गई। उस दिन आशीष के कमरे में ही उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद आशीष अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि सुधा के कहने के अनुसार उसके कितने ही दिन सुकून से गुजर गए थे। अनुमति मिलने पर अंदर दाखिल हुई तो आशीष ने लैपटॉप से सिर उठाते हुए उसकी तरफ देखा। क्या बात है? लगता है तुम मेरी चाहत को अच्छे से समझ गई हो। तुम्हें खबर लग गई थी कि आशीष मेहता को अपनी मंगेतर की जरूरत है, इसलिए यहाँ आ पहुंची। आशीष अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला, साथ ही लैपटॉप पर एक तरफ रखते उसके तरफ बढ़ते हुए उसे अपनी बाहों के घेरे में ले गया। आशीष मेहता की इस बेबाक बात ने सुधा का चेहरा लाल कर दिया था। वह शर्म के मारे उसके मजबूत सीने में अपना चेहरा छुपा गई, जबकि उसकी इस हरकत पर आशीष मेहता के ठहाके कमरे में गूंजे। स्वामी, मैं आपको भोजन पर बुलाने आई थी, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। बड़ी माता श्री क्या सोचेंगी, हम इतनी देर से ऊपर क्या कर रहे हैं? वह उसके हंसने पर जरा नाराजगी से बोली। मुझे सिर्फ सुधा की जरूरत है, बताओ करोगी पूरी? आशीष मेहता ने उसकी कमर में पड़ी अपनी बांह की पकड़ और सख्त की और उसके कान के पास झुककर बोलते हुए सुधा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी।
स्वामी कृपा, सुधा ने तड़प कर उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए कहा। वह सुधा को बिस्तर पर बिठाते हुए उसके सामने बैठ गया। वह उसका हाथ पकड़कर अपने होठों से लगा गया तो सुधा ने पलकें झुका ली। सुधा, तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, और मैं अपनी जिंदगी पर अपना हक जताने से किसी के सामने नहीं घबराता, तो तुम्हें भी फालतू बातें नहीं सोचनी चाहिए। अब चलो नीचे, सब भोजन पर बैठे होंगे, वरना सुधीर फिर कोई उल्टी सीधी बात करेगा। आशीष मेहता ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। सुधा ने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और आईने में अपना लाल होता चेहरा देखकर एक गहरी सांस ली। वे दोनों जैसे ही सीढ़ियां उतरकर भोजन कक्ष की तरफ बढ़े, वहां पहले ही पिताश्री, बड़ी माताश्री और सुधीर मेहता मौजूद थे। सुधा ने शर्म से अपनी नजरें जमीन पर गाड़ ली और बड़ी माताश्री के पास जाकर बैठ गई। आशीष मेहता अपनी विशेष राजसी चाल चलता हुआ पिताश्री के बराबर वाली कुर्सी पर विराजमान हुआ। सुधीर मेहता ने जैसे ही उन दोनों को देखा, उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कुराहट नाचने लगी। भैया खैरियत है? बहुत खुश लग रहे हैं और लगता है भाभी से मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसने थाली में सब्जी निकालते हुए बड़े मासूमाना अंदाज में कहा। सुधा ने जैसे ही सुधीर की बात सुनी, उसके हाथ से भोजन का निवाला टूट गया और वो बुरी तरह से खांसने लगी। बड़ी माताश्री ने जल्दी से उसे पानी पिलाया और आशीष मेहता की तरफ घूर कर देखा। तुम क्यों हमारी जासूसी करते फिर रहे हो? अगर इतनी ही चिंता है तो तुम भी शादी क्यों नहीं कर लेते, ताकि तुम्हारी मौसमी तब्दीलियों का अंदाजा हो सके। वह आखिरी बात गहरे अर्थ के साथ बोला तो पिताश्री ने आशीष मेहता की बात सुनकर एक जोरदार ठहाका लगाया। आशीष, सुधीर, खामोशी से खाना खाओ। दोनों बड़ी माताश्री की घुड़की पर उन्होंने सपाट लहजे में कहा। सुधा ने इस शर्मिंदगी से अपना सिर और नीचे कर लिया। उसे लग रहा था कि सबकी नजरें उसी पर है। आशीष मेहता ने जानबूझकर सबके सामने सुधा की थाली में और ज्यादा खाना परोस दिया। सुधा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया और जो मैं सोच चुका हूँ उसके बाद अब तुम्हें बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है, वह संजीदा से बोला। सुधा ने बेबसी से आशीष की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही बेबाकपन था। स्वामी, मैं खुद ले लूंगी, आप कृपया अपना खाना खाइए, उसने रोने वाली सूरत बनाते हुए कहा। जब मैं कह रहा हूँ कि ये ले लो तो खामोशी से खा लो, वरना मैं खुद खिलाने पर मजबूर हो जाऊंगा और फिर सुधीर को एक और मौका मिल जाएगा, आशीष मेहता ने सबकी मौजूदगी का लिहाज किए बिना कहा। बेटा आशीष, बस कर दो और खाना खाओ, तुम तो जरा भी संकोच नहीं करते किसी का। इंदु देवी उसे घूरते हुए बोली। माता जी, अपनों से कैसा संकोच? सुधा मेरी मंगेतर है और मैं उसे सबके सामने भी प्यार करूं तो किसी को क्या ऐतराज होनी चाहिए? वो बेबाकी से बोला तो इंदु देवी ने खामोशी रहने में ही भलाई समझी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, ऐतराज तो किसी को नहीं है, बस हम कंवारों का दिल मचलता है। पिताश्री, अब मेरा रिश्ता भी कहीं पक्का करवाना, वरना भैया का ये प्रेम देखकर मुझे तो बुखार हो जाएगा। सुधीर ने तुरंत बात काटी। आशीष ने उसे घूर कर देखा। खाना खत्म होने के बाद जब सब बैठक में बैठे चाय पी रहे थे, आशीष मेहता ने अचानक सुधा का हाथ पकड़ लिया, उसे अपने साथ सोफे पर बिठा दिया। सुधा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर आशीष मेहता की पकड़ बहुत मजबूत थी। स्वामी, सब देख रहे हैं, पिताश्री सामने बैठे हैं, छोड़िए मेरा हाथ, सुधा ने फुसफुसाकर कहा। पिताश्री, मैं सोच रहा हूँ सुधा को कुछ दिन के लिए शहर ले जाऊं, वहाँ हमारे नए बंगले का काम भी पूरा हो गया है और उसे भी थोड़ा बदलाव मिल जाएगा। आशीष मेहता ने उसकी बात अनसुनी कर दी। पिताश्री ने मुखातिब होकर बोला। सुधा ने हैरत से आशीष मेहता की तरफ देखा। उसने उनके इस विचार की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। बहुत अच्छी बात है बेटा, सुधा का पेपर भी हो गया है, इसे घुमा ले आओ, बेचारी हवेली में कैद होकर रह गई है। पिताश्री ने मुस्कुराकर कहा। सिंहासन मेहता को अपने परम मित्र की बेटी बेहद प्रिय थी। हाँ हाँ, बिल्कुल ले जाइए भैया, लेकिन याद रखिएगा मेरी होने वाली भाभी अभी सिर्फ आपकी मंगेतर है, वरना कहीं ऐसा ना हो इस भाई की अपनी होने वाली भाभी को लेकर चिंता जाग जाए। सुधीर ने बीच में टांग अड़ाई। आशीष मेहता ने सुधीर को ऐसी नजरों से देखा कि वो खामोश हो गया। मुझे अपनी सीमाओं की खबर अच्छे से है सुधीर मेहता। वैसे तुमने पिताश्री को वो किस्सा नहीं सुनाया जब तुम पहाड़ी इलाकों में घूमने गए थे? वह सुधा की साड़ी का पल्लू ठीक करता हुआ गंभीरता से बोला और उसका इशारा किस तरफ था सुधीर अच्छे से समझ गया था, और साथ ही उसे वह लड़की भी याद आ गई जो कि पहाड़ी इलाकों में घूमने जाने पर वहां उसे मिली थी और उसकी बहुत बड़ी दीवानी हो गई थी, जिससे सुधीर ने बड़ी मुश्किल से बात संभाल कर जान छुड़वाई थी। सुधा तो सबके सामने आशीष मेहता की हरकतों पर बेबस बैठी थी। दिल चाह रहा था कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन पकड़ मजबूत होने की वजह से उठ भी नहीं पा रही थी। आशीष, बच्ची को तंग मत करो, वरना मैं उसे कहीं भी तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी, इंदु देवी ने आशीष को चेतावनी दी थी। क्या करूं माता जी,
आपकी इस बच्ची ने मुझे मेरा होश भुला दिया है। और सुधा के करीब झुकता हुआ फुसफुसाकर बोला था। वह खामोश बैठी रही। अभी वह सब बातें कर ही रहे थे कि हवेली के सेवक ने आकर सूचना दी कि बाहर कुछ लोग आशीष मेहता से मिलने आए हैं। आशीष सुधा का हाथ छोड़कर उठा और बाहर जाने लगा, लेकिन जाते जाते सुधा के माथे पर सबके सामने स्नेह भरा चुम्बन दिया, जिस पर वह शर्म से लाल पड़ गई। आई एम सॉरी बाबू, मैं अभी आता हूँ। तुम अपनी 1 हफ्ते के हिसाब से कपड़े पैक कर लेना, हम कल ही निकल रहे हैं। वो प्रेम भरी नजरों से उसे देखकर बोलता हुआ वहां से निकलता चला गया। सुधा वहीं बैठी रह गई, जबकि सुधीर ने तालियां बजाना शुरू कर दी। वाह भैया वाह, आप तो गांव के जमींदार होने के साथ साथ प्रेम के भी राजा निकले। वह आशीष की पीठ को देखता हुआ बोला। सुधा शर्माती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब एक और नया खूबसूरत मोड़ आने वाला है, जहां आशीष मेहता का गुस्सा भी होगा और उनका बेपनाह बेबाक प्रेम भी, जिसका सामना करना सुधा के बस की बात नहीं थी। वह कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर गिर गई और तकिए में मुंह छुपाकर मुस्कुराने लगी। उसे आशीष मेहता का वह सबके सामने हाथ थामना और प्यार करना जितना शर्मिंदा कर रहा था, उतना ही उसे अंदर से एक अजीब सी खुशी भी दे रहा था। उसे एहसास हो रहा था आशीष मेहता के सख्त लहजे के पीछे एक ऐसा दिल धड़कता है जो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है, और वह उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। सुधा ने उठकर अलमारी खोली और अपने कपड़े निकालने लगी। वह सोच रही थी कि शहर जाकर क्या होगा। क्या वहां भी आशीष मेहता ऐसे ही बेबाक रहेंगे, या वहां उनका कोई नया रूप सामने आएगा। अभी वो सामान पैक कर रही थी कि आशीष मेहता खामोशी से कमरे में दाखिल हुआ और पीछे से आकर उसकी कमर पर अपने हाथ डाल दिए। सुधा उछल पड़ी। स्वामी, आपने तो डरा ही दिया। वह अपने धक धक करते दिल पर हाथ रखती हुई बोली। अभी तो सिर्फ डराया है सुधा, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। क्या तुम तैयार हो? आशीष मेहता ने उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी रखी और गहरे अर्थ के साथ उसे देखकर बोला। आशीष मेहता की इस रहस्यमयी बात पर सुधा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा एक बार फिर गुलाबी हो गया था। आशीष उसे देखकर मुस्कुराने लगा और उसे अपनी तरफ मोड़कर उसकी आंखों में देखने लगा, जैसे वो उसके अंदर तक उतर जाना चाहता हो। स्वामी, आप बहुत बुरे हैं, सुधा ने कांपते होठों से कहा। आशीष मेहता ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। हाँ, मैं बुरा हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम्हारा ये बुरा होने वाला पति तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने देगा, वो पूरी शिद्दत से बोला। सुधा उनके घेरे में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह हवेली हो या शहर, उसे पता था कि आशीष मेहता उसका साया उसके साथ है और उसे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। चलो तुम अपना काम करो, मुझे कुछ काम है, वो निपटा कर आता हूँ। उसके गाल सहलाकर बोलता हुआ सुधा के सहमति में सिर हिलाने पर वहां से जा चुका था। अगले दिन सुबह सुधा बहुत खुशी से उठी थी। वह आशीष के साथ जा रही थी। वह आशीष के कमरे में गई, जहां आशीष मेहता मौजूद नहीं था। उसने सारा कमरा देख लिया, लेकिन वह कहीं नहीं था। जल्दी से नीचे बैठक की तरफ भागती हुई आई, जहां बड़ी माताश्री नौकरों को नाश्ता देने की हिदायत दे रही थी। बड़ी माताश्री, स्वामी कहाँ है? वह तो कह रहे थे कि हम आज शहर के लिए निकलेंगे, सुधा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। बड़ी माताश्री ने सुधा के उदास चेहरे को देखा। बेटा सुधा, सुबह सवेरे ही जमीनों से फोन आ गया था। वहाँ कारखाने में कुछ बड़ा मसला हो गया है और तुम्हारे ताऊ जी की तबीयत खराब थी, इसलिए आशीष को अचानक सारा काम अपने सिर लेना पड़ा। वह कह रहा था कि अब वह कुछ दिन बहुत व्यस्त रहेगा और तुम्हारा शहर जाने का कार्यक्रम फिलहाल टालना पड़ेगा। वह दुखी सी बोली। सुधा का दिल ये सुनते ही जैसे बैठ गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके और वापस अपने कमरे में आ गई। दिन गुजरते गए और सुधा के लिए हवेली का अकेलापन एक सजा बन गया। आशीष मेहता रात देर से हवेली लौटता जब सुधा सो चुकी होती या सोने का नाटक कर रही होती। सुबह वह सुधा के जाने से पहले निकल जाता। वह सुधा को पहले की तरह समय भी नहीं दे पा रहा था। यहाँ तक कि उनके बीच बातचीत भी बिल्कुल खत्म होकर रह गई थी। सुधा के मासूम दिल में धीरे धीरे शक के साए गहरे होने लगे। वह खिड़की के पास बैठी वहां से पीछे के आंगन में तोतों को देखते हुए खुद से बातें करने लगी। स्वामी, आप इतने बदल कैसे गए? क्या आपकी वो सब बातें, वह सब प्यार सिर्फ दिखावा था? आप तो कहते थे मैं आपकी दुनिया हूँ, फिर अब आपके पास मेरे लिए 1 मिनट भी नहीं है, या फिर आप मुझसे थक गए हैं? सुधा ने खुद से कहते हुए अपने आंसू पोंछे और फिर खुद ही को तसल्ली देने लगी। नहीं सुधा, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? स्वामी तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, वह तो सिर्फ काम की वजह से व्यस्त हैं। वह पूरे परिवार का बोझ उठाए हुए हैं, तुम्हें उन पर शक नहीं करना चाहिए। सुधा ने कुछ सोचते हुए अपने चेहरे पर एक पक्का इरादा सजाया। अगर स्वामी मेरे पास नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं खुद उनके पास चली जाऊंगी। मैं उन्हें शहर वाले दफ्तर में जाकर सरप्राइज दूंगी और मुझे देखकर कितने खुश होंगे। उसने तुरंत योजना बनाई।
सुधा जल्दी से बड़ी माताश्री के पास गई और बोली, बड़ी माताश्री, मैं सोच रही हूँ मैं शहर जाकर स्वामी को सरप्राइज दूँ। वह इतने दिनों से परेशान है। मैं उनके लिए उनका पसंदीदा खाना भी बनाकर ले जाऊंगी। उसने इंदिरा देवी को अपनी योजना के बारे में बताया। ये तो बहुत अच्छा विचार है बेटा। आशीष वाकई बहुत थक गया है। तुम जाओगी तो उसका मन बहल जाएगा। मैं ड्राइवर को कहती हूँ तुम्हें शहर वाले दफ्तर छोड़ आए। इंदु देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। सुधा ने बड़े दिल से आशीष मेहता का पसंदीदा खाना तैयार किया। खूबसूरत नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी जिस पर उसने बड़ा सा साड़ी का पल्लू ओढ़ रखा था। वह गाड़ी में बैठी और उसका दिल जोश और प्रेम से धड़क रहा था। वह सोच रही थी जैसे ही आशीष उसे देखेंगे वह सबके सामने उसे अपने प्रेम भरी नजरों से घेरे में लेंगे और उनकी सारी दूरी खत्म हो जाएगी। गाड़ी शहर की बड़ी और व्यस्त सड़कों पर होती हुई आशीष मेहता की बड़ी इमारत के सामने आकर रुकी। सुधा ने अपनी सांस संभालने की और गाड़ी से उतरकर अंदर दाखिल हुई। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों ने जब हवेली की गाड़ी से निकलती महिला को देखा तो सबने सिर झुकाकर उन्हें रास्ता दिया। सुधा ने किसी को आशीष मेहता को सूचना देने से मना कर दिया क्योंकि वह उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। वह लिफ्ट के जरिए सीधे चौथी मंजिल पर पहुंची जहां आशीष मेहता का व्यक्तिगत और बहुत ही शानदार दफ्तर था। सुधा जैसे उनके दफ्तर के बड़े शीशे वाले दरवाजे के करीब पहुंची उसके कदम वहीं जम गए और उसके हाथ से खाने का डिब्बा छूटते छूटते बचा। दफ्तर के अंदर का नजारा देखकर सुधा पर जैसे हैरानी और सदमे का पहाड़ टूट पड़ा था। आशीष मेहता अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने बिल्कुल बहुत करीब मॉडर्न और खूबसूरत लड़की थी जिसने आधुनिक कपड़े पहन रखे थे। वह लड़की आशीष मेहता के बिल्कुल ऊपर झुकी हुई थी। उसका एक हाथ आशीष के कंधे पर था और बहुत मुस्कुराकर उसके कान के पास कुछ कह रही थी, जबकि आशीष की नजरें फाइल पर थी। सुधा का मासूम दिल इस नजारे को बर्दाश्त न कर सका। वह जो पहले ही शक में थी तब उसका शक और बढ़ गया। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। उसने सोचा, तो ये है स्वामी का वो काम जिसकी वजह से वो हवेली नहीं आते। वो यहाँ इस लड़की के साथ समय बिताते हैं और मैं पागल वहाँ उनका इंतजार करती रहती हूँ। सुधा ने गुस्से और दुख की अधिकता से अपने होंठ भींचे और जोर से दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हो गई। दरवाजा खुलने की आवाज पर आशीष मेहता ने चौंक कर ऊपर देखा। सामने सुधा को रोते हुए देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सुधा ने उस लड़की के तरफ देखा जो अब सीधी होकर खड़ी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराहट थी। तो आशीष जी, ये है आपका वह जरूरी काम जिसने आपको इतना व्यस्त कर रखा है। क्या आपके पास मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं थे? वह नम आवाज में बोली। आशीष मेहता ने सुधा के चेहरे पर मौजूद दुख और शक को भांप लिया। उसने सुधा की तरफ कदम बढ़ाए। सुधा, तुम यहाँ इस समय, और ये तुम क्या कह रही हो? पहले मेरी बात सुनो। वह उसके करीब जाते हुए बोला, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी स्वामी। मैं तो यहाँ आपको सरप्राइज देने आई थी, लेकिन सरप्राइज तो मुझे ही मिल गया। आप इस लड़की के साथ इतने करीब थे और मुझे बेवकूफ बना रहे थे। सुधा ने पीछे हटते हुए कहा। आशीष का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा, लेकिन ये गुस्सा सुधा पर नहीं बल्कि उसकी सेक्रेटरी देवकी पर था, जो पिछले कई दिनों से आशीष के करीब आने के बहाने ढूंढ रही थी और अभी भी वो जबरदस्ती उसके ऊपर झुककर फाइल साइन करवाने का नाटक कर रही थी। आशीष मेहता घूमा और उसने देवकी पर ऐसी खौफनाक और गुस्सैली नजरों से देखा कि देवकी के होश उड़ गए। देवकी, तुम्हारी ये हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे इतने करीब आओ? मैं पिछले कई दिनों से तुम्हारी ये घटिया हरकतें देख रहा हूँ, लेकिन मैं काम की वजह से खामोश था। तुमने सोचा भी कैसे तुम आशीष मेहता को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हो? आशीष मेहता ने कड़कती हुई आवाज में कहा, मैडम, मैं तो बस आपको फाइल दिखा रही थी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। देवकी ने कांपते हुए कहा। खामोश रहो देवकी, अपनी जुबान बंद रखो। तुम अभी के अभी इस कार्यालय से निकल जाओ। तुम अब इस कंपनी का हिस्सा नहीं हो। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है और अगर मुझे दोबारा तुम्हारा चेहरा इस इमारत के आसपास भी नजर आया तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा। तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। चलो निकलो यहाँ से। आशीष मेहता ने मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया। देवकी डर के मारे अपना बैग उठाकर तुरंत कार्यालय से बाहर निकल गई थी। आशीष मेहता ने गहरा सांस लिया और तुरंत सुधा मिश्रा की तरफ मुड़ा, जो अभी लगातार रो रही थी। सुधा, भगवान के लिए मेरी बात सुनो। जो तुमने देखा वो ऐसा नहीं था। वह लड़की मेरी सहायक थी और वह जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रही थी। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। आशीष ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे विश्वास दिलाना चाहा। मेहता जी, मुझे आपकी कोई सफाई नहीं सुननी, आप बदल गए हैं। सुधा ने उसका हाथ झटका और रोते हुए कार्यालय से बाहर की तरफ दौड़ी। आशीष मेहता ने उसके पीछे भागने की कोशिश की,
लेकिन सुधा तुरंत लिफ्ट में बैठकर नीचे चली गई और बाहर खड़ी भवन की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी तुरंत घर की तरफ ले चलो, उसने रुआंसे लहजे में कहा। चालक ने सुधा का रोता हुआ चेहरा देखा और बिना कुछ पूछे गाड़ी भगा दी। सुधा पूरे रास्ते रोती रही, उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। वह घर पहुंची और सीधी अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद करके बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। इंदु देवी ने उसे भागते हुए देखा तो परेशान हो गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि घर के बाहर आशीष मेहता की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। आशीष गाड़ी से उतरा और तूफानी रफ्तार से सीढ़ियां चढ़ता हुआ सुधा के कमरे के सामने पहुंचा। उसने दरवाजे पर जोरदार हाथ मारा। सुधा, दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो, वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। उसने बेचैनी से कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी मेहता जी, आप चले जाइए यहाँ से, आप उसी लड़की के पास चले जाएं। सुधा ने अंदर से रोते हुए कहा। आशीष मेहता ने सुधा की बात सुनकर गुस्से में दरवाजे को एक जोरदार लात मारी, जिससे दरवाजे का ताला टूट गया और वह कमरे के अंदर दाखिल हो गया। सुधा ने डर और गुस्से से आशीष को देखा, जो अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम आशीष मेहता के लिए दरवाजा बंद करो और मुझ पर शक करो। मैंने तुम्हें कार्यालय में सब कुछ बता दिया था कि वह लड़की सिर्फ एक कर्मचारी थी। आशीष मेहता ने सुधा का बाजू सख्ती से पकड़ा और उसे बिस्तर से उठाते हुए बोला। सुधा ने तड़पकर अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की और कहा, कर्मचारी थी तो आप उसके इतने करीब क्यों थे? आपने उसे रोका क्यों नहीं? आप तो मालिक है ना, आप तो किसी को अपने पास भटकने भी नहीं देते, फिर इसे क्यों अनुमति दी? उसने रोते हुए कहा। आशीष मेहता ने उसे अपने और करीब खींचा और उसकी आंखों में झांका, क्योंकि मैं उस वक्त एक बहुत बड़ी व्यापारिक सौदे की फाइल पढ़ रहा था सुधा, और मेरा ध्यान सिर्फ काम पर था। जैसे ही उसने बदतमीजी की, मैं उसे डांटने ही वाला था कि तुम आ गई। भगवान की कसम सुधा, मेरे दिलो दिमाग में तुम्हारे सिवा कोई दूसरी महिला आ ही नहीं सकती। तुम मुझ पर ऐसे शक कैसे कर सकती हो? वह उसकी पेशानी से पेशानी टकराकर बोला। सुधा ने रोते हुए अपना सर झुका लिया। मैं कैसे शक न करूं? आपने मुझे इतने दिनों से समय नहीं दिया और मुझसे बात भी नहीं करते। मैं घर में अकेली रहती हूँ और आप वहाँ शहर में लड़कियों के साथ होते हैं, उसने उदास लहजे में कहा। आशीष मेहता का गुस्सा सुधा के इन मासूम आंसुओं को देखकर बिल्कुल पिघल गया। उसने सुधा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। मेरी प्यारी पत्नी, मेरी मासूम सुधा, मैं तुम्हारे लिए ही तो दिन रात एक कर रहा हूँ। वह जो कारखाने का मामला था, अगर वह हल ना होता तो पिताश्री को बहुत नुकसान होता। मैं तो बस जल्दी से काम खत्म करके तुम्हें शहर घुमाने ले जाना चाहता था। तुम्हें अपने पति पर जरा भी भरोसा नहीं है? आशीष मेहता ने सुधा का बाजू सख्ती से पकड़ा और उसे बिस्तर से उठाते हुए बोला। सुधा ने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। नहीं, मुझे कोई भरोसा नहीं है। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आप बहुत बुरे हैं, आपने मेरा दिल दुखाया है, सुधा ने गुस्से से कहा। आशीष मेहता ने मुस्कुराते हुए उसकी साड़ी के पल्लू को थोड़ा पीछे किया और उसके गाल पर हाथ रखा। जब सुधा ने उसका हाथ बुरी तरह से झटकते हुए अपना रुख मोड़ा, आशीष ने बुरी तरह अपने होंठ भींच लिए थे। आशीष सुधा का ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उसके चेहरे पर एक बार फिर वही बेरुखी और गुस्सा भर आया। उसने सुधा के बाजू पर अपनी पकड़ ढीली की और एक गहरी ठंडी सांस लेते हुए बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। सुधा ने जब उसके चेहरे के सख्त होते भाव देखे तो उसका दिल दहल गया। आशीष मेहता ने अपना कोट बिस्तर से उठाया। ठीक है सुधा, अगर तुम्हें आशीष मेहता की बात और उसके प्रेम पर विश्वास नहीं है, तो फिर अब मैं तुम्हें अपनी बेगुनाही का वो प्रमाण दूंगा जिसके बाद तुम्हारी ये जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और तुम खुद अपनी इस गलतफहमी पर शर्मिंदा होगी। वो बिना सुधा की तरफ देखा, अत्यंत कड़कदार आवाज में बोला। ये कहकर लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि सुधा डर से कांप उठी। वो पूरी रात आशीष मेहता की बातें सोचकर तड़पती रही। उसे अपनी जिद पर पछतावा होने लगा। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो आशीष मेहता कमरे में आया। उसके हाथ में एक लैपटॉप था। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट और गंभीर था। उसने लैपटॉप सुधा के सामने बिस्तर पर पटका। ये लो सुधा, ये मेरे कार्यालय की कल की सीसीटीवी फुटेज है। इसे अपनी इन आंखों से पूरा देखो और निर्णय करो कि तुम्हारा पति दोषी है या तुम्हारी सोच। वो लैपटॉप का बटन दबाते हुए ठंडे लहजे में बोला। सुधा ने कांपते हुए लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा, जहां कल का पूरा दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। फुटेज में साफ था कि जैसे ही वो देवकी नाम की लड़की आशीष मेहता पर झुकी थी, आशीष ने तुरंत अत्यंत गुस्से में उसे पीछे धकेला, उसे डांटना शुरू किया। लेकिन उसी पल सुधा अंदर दाखिल हुई और वह सब कुछ गलत समझ बैठी। सुधा मिश्रा पर जैसे घड़ों का पानी पड़ गया। वह शर्मिंदगी और पछतावे के गहरे सागर में डूब गई। उसने रोते हुए लैपटॉप बंद किया। आशीष मेहता का हाथ थामने के लिए आगे बढ़ी। मेहता जी, भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दें।
मैं वास्तव में बहुत बड़ी पापी हूँ, मैंने आप पर शक किया, मुझे क्षमा कर दें, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। वह रोते हुए बोली। सुधा ने उनके सीने पर सिर रखना चाहा, लेकिन आशीष मेहता ने उसे खुद से पीछे कर दिया। अब क्षमा मांगने का समय समाप्त हो चुका है। सुधा, तुमने मुझ पर शक किया, जिसका मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वह शिकायत भरी नजरों से उसे देखते हुए बोले। सुधा ने रोते हुए उनकी तरफ देखा। मेहता जी, कृपया ऐसा मत करें, मुझसे बात करें, मुझे दंड दे दें, लेकिन ये बेरुखी मत दिखाइए। उनके वापस पलटने पर सुधा भागकर उन तक पहुंचती हुई बोली। आशीष मेहता ने उसकी एक ना सुनी और बाहर निकल गए। उसके बाद उसने समय समय पर आशीष को मनाने का प्रयास किया, लेकिन आशीष मेहता ने बिल्कुल भी उसकी नहीं सुनी थी। मेहता जी, एक बार मेरी तरफ देख लें, मैं आपकी वही सुधा हूँ। आप तो मुझसे एक पल भी दूर नहीं रह सकते थे, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने आशीष मेहता से कहा, लेकिन आशीष मेहता बिल्कुल पत्थर की मूरत बन रहे हैं। उन्होंने पूरे रास्ते सुधा की तरफ एक नजर भी नहीं देखा और ना ही उसकी किसी बात का उत्तर दिया। सुधा ने मन में सोचा कि मेहता जी का गुस्सा इस समय बहुत तेज है, थोड़े दिनों में शांति से उन्हें मना लूंगी। वह नीचे गई तो चकित रह गई। आशीष जो अभी खेतों से आया था वह भी चकित था। पूरे भवन को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हर तरफ रंग बिरंगे रोशनियां थी और नौकर बड़ी तेजी से तैयारियां कर रहे थे। सुधीर मेहता भागता हुआ आशीष के पास पहुंचा। ये सब क्या हो रहा है? आशीष ने प्रश्नवाचक नजरों से उन सब की ओर देखा था। उन्होंने सुधा की तरफ एक नजर भी नहीं डाली थी। सुधा उदास सी हो गई थी। भाई, अब सुधा आधिकारिक रूप से मेरी भाभी बनने वाली है। पिताश्री और माताजी ने निर्णय किया है कि अब और विलंब नहीं होगा। कल ही आप दोनों का विवाह और प्रतिभोज एक ही दिन रखा गया है, क्योंकि शहर के अतिथि भी आए हुए हैं। सुधीर ने चहक कर कहा। सुधा ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसका दिल जोर से धड़का। उसने आशीष मेहता की तरफ देखा जो अभी गंभीर थे। सुधा ने यही सोचकर स्वयं को सांत्वना दी, चुप रह गई कि चलो अच्छा है, विवाह के बाद जब मैं अपने सजाए हुए शयन कक्ष में जाऊंगी तो मेहता जी को अपने प्रेम के जाल में ऐसा बांध लूंगी कि वे सारा गुस्सा भूल जाएंगे और मैं उन्हें ब्याह के बाद ही मनाऊंगी। वो मन ही मन मुस्कुराती हुई बोली। अगला पूरा दिन भवन में जैसे तूफान की तरह बीता। सुधा को बड़ी माताश्री और नीलम जोशी ने मिलकर लाल रंग के भारी और सुंदर साड़ी के जोड़े में तैयार किया। वह सिर से पांव तक सोने के आभूषणों से सज चुकी थी। उसके गले में भारी हार, हाथों में चूड़ियां, चेहरे पर बारीक घूंघट था। वह उस समय किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। प्रतिभोज और विवाह की समस्त रस्में बड़े राजसी ढंग से पूर्ण हुई और वह समय भी आ गया जब सुधा को आशीष मेहता के लिए विशेष कमरे में भेज दिया गया, जो लाल गुलाब के फूलों और दीपकों से रोशन था। कमरे को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सुधा बिस्तर के बिल्कुल बीच में बैठी अपनी सुंदर साड़ी को संभाल रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि आशीष मेहता अभी तक उसे स्पष्ट है। कुछ ही क्षणों के बाद कमरे का मुख्य द्वार खुला और आशीष मेहता अपनी विशेष प्रभावशाली चाल से चलते हुए अंदर आए। उन्होंने स्वयं रंग का सुंदर कढ़ाई वाला कुर्ता पहन रखा था और उनके चेहरे पर अब भी वही पारंपरिक मेहता खानदान का तेज था। उन्होंने जैसे ही बिस्तर की तरफ देखा, जहां सुधा लाल ब्याह के परिधान में आभूषणों से सजी शरमाई हुई बैठी थी, आशीष मेहता के दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई। उनकी प्यारी पत्नी उस समय इतनी अत्यंत सुंदर लग रही थी। उनका सारा गुस्सा एक क्षण में हवा हो गया। तुरंत उन्होंने अपने चेहरे पर कठोरता बनाए रखने का प्रयास किया। वह बिस्तर के निकट आए और सुधा के सामने खड़े हो गए। सुधा ने कांपते हुए हाथों से अपना घूंघट थोड़ा ऊपर किया। उसकी कोमल आंखें आंसुओं से भर गई। मेहता जी, भगवान के लिए अब मान जाइए, अब हमारे ब्याह की रात है। क्या आप अपनी इस दुल्हन को ऐसे ही रुलाते रहोगे? मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैंने आप पर शक किया, लेकिन अब मेरी इस तड़प पर दया करें और मुझे क्षमा कर दें। अपने आशीष मेहता का हाथ थाम लिया और अत्यंत भोलेपन तथा विनम्रता से प्रार्थना की। आशीष मेहता सुधा की इस मासूम प्रार्थना और उसका ये जादुई रूप देखकर स्वयं पर नियंत्रण न रख सके। उनका गुस्सा उनके प्रेम के सामने घुटने टेक गया था। उन्होंने गहरी सांस ली और सुधा के दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में लेकर उसे झटके से बिस्तर पर उठाया और उसे अपने मजबूत चौड़े सीने से लगा लिया। सुधा का पूरा शरीर उनके स्पर्श से सुलग उठा। आशीष मेहता ने उसके चेहरे के चारों ओर बिखरे भारी पल्लू को उतारा और उसकी कोमल गर्दन और गालों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए उसे देखने लगे। सुधा, तुम इतनी निर्दय कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता और तुमने मुझे 2 दिन तक तड़पाया, लेकिन आज की रात आशीष मेहता का राज है और अब तुम्हें तुम्हारी इस गलतफहमी और जिद की ऐसी सजा मिलेगी जो तुम जीवन भर नहीं भूलोगी। वह अत्यंत धीमी और जादुई आवाज में बोले।
सुधा ने लज्जा से चूर होकर अपनी आंखें बंद कर ली। मेहता जी, आप जो भी सजा दे मुझे स्वीकार है, बस मुझसे दूर मत हो। वह उनके कुर्ते को अपनी उंगलियों में जकड़ते हुए धीमी आवाज में बोली। आशीष मेहता ने मुस्कुराते हुए उसकी ठोड़ी को उठाया और उसके होठों को अपनी पकड़ में लेते हुए उसकी सांसें रोक दी। पास रखी मेज पर जलते दीपक उन दोनों के प्रेम की साक्षी बन रहे थे। फूलों की सुगंध उनकी सांसों में घुल रही थी। वह उसे बिस्तर पर लिटाते हुए उस पर झुके। सुधा ने आंखें बंद कर ली थी। आशीष उसके चेहरे को देखते हुए उसके माथे पर चूम कर उसे देखने लगे। अनुमति है, आशीष ने उसके कान में फुसफुसाया। वह उसी में सिमटती हुई उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे अनुमति दे गई। आशीष पूरी तरह से उस पर झुके थे। क्षण क्षण बीतती रात में सुधा उनकी भावनाओं में भीगती हुई स्वयं को धन्य अनुभव कर रही थी। अब उन दोनों के जीवन में ना कोई गलतफहमी थी और ना कोई दूरी। केवल उन दोनों के दिलों में धड़कने असीम प्रेम था। और इस प्रकार सुधा का भोलापन आशीष मेहता का जादुई प्रेम हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है। आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।